शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात सेना के अभ्यास पूर्वी प्रहार की करेंगे, जो इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के नजदीक चल रहा है। और इस अभ्यास में भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल हैं, जो अपने आधुनिक हथियारों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और आर्टिलरी गन के साथ अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास का मकसद सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाना और दुर्गम इलाकों में युद्ध की संभावित चुनौती। पाकिस्तान सभी मोर्चों पर अपने आप को ज्यादा सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय सेना के तीनों अंग पिछले कुछ सालों से इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं, यानी एक साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करना। पूर्वी प्रहार भी ऐसा ही एक युद्धाभ्यास है, जहां अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना एक साथ मिलकर युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। 10 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल हैं। खास बात है कि इस युद्धाभ्यास में सेना की ओर से हाईटेक सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें इन्फेंट्री फाइटर यूनिट्स, आर्टिलरी गन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हैं। चाहे हेलीबॉर्न ऑपरेशन हो, ड्रोन से निगरानी हो, दुश्मन के इलाकों में दबे पांव घुसकर मिशन पूरा करना हो या जवानों तक हथियार पहुंचाने हो, एक्सरसाइज के दौरान सेना के तीनों अंग इसे बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पूर्वी प्रहार अभ्यास में भारतीय सेना के जाबाज नए आधुनिक हथियारों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। वहीं भारतीय वायुसेना के शिनूक, इसके अलावा ALH रुद्र हेलीकॉप्टर्स और तमाम तरह के आधुनिक स्वॉर्म ड्रोन्स भी शिरकत कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस भी पूर्वी प्रहार का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार 10 दिन तक अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने और परखने के लिए पूर्वी प्रहार में तीनों सेनाएं एक साथ युद्ध जैसी परिस्थिति में कैसे अपने दुश्मन पर भारी पड़ना है, उसे कैसे हराना है, इसका अभ्यास कर रहे हैं। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के जरिए न सिर्फ तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और युद्ध कौशल को और मजबूती मिल रही है, बल्कि देश की पूर्वी सीमा पर किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तैयारियों को भी धार दी जा रही है। डिफेंस एक्सपर्ट भी मानते हैं, चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए इस तरह का अभ्यास LAC पर बहुत जरूरी है। चीन की विस्तारवादी नीति को देखते हुए यह कहा नहीं जा सकता कि कब चीन आक्रामक रवैया अपनाएगा और देश के किस हिस्से में ये शुरुआत करेगा। इसलिए भारतीय सेनाओं का उसके लिए तैयार रहना बहुत ही लाजमी है। इसी प्रक्रिया में तीनों सेनाओं ने मिलकर के एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार के नाम पर अरुणाचल प्रदेश में एक्सरसाइज चला रखी हुई है। इस एक्सरसाइज के दौरान में हमारी सामरिक तैयारी की पूरी समीक्षा की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि हमारे इन प्रयासों से सभी सेनाओं में भरोसा बढ़ेगा और आने वाले समय में उनकी तैयारियों में भी इजाफा होगा। यह पूर्वी प्रहार अभ्यास ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब हाल ही में पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ तनाव कम करते हुए देपसांग और डेमचोक पॉइंट्स पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई है। लेकिन विस्तारवादी चीन के रवैये को देखते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारियों में कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। इसलिए वो अरुणाचल प्रदेश में LAC के नजदीक अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परखने में जुटी है, ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो दुश्मन को माकूल जवाब दिया जा सके। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। LAC पर सेना की तैयारियों से जुड़ी अब एक और गुड न्यूज हम आपको बताते हैं। पूर्वी लद्दाख के न्योमा में मौजूद देश का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनकर करीब करीब तैयार हो गया है और बहुत ही जल्द वहां से विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग भी शुरू होने लगेगा। इस अहम प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो अगस्त 2025 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड LAC के करीब लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सेना के C-130, AN-32, Mi-17 और ALH जैसे विमान उतर सकते हैं। खास बात यह है कि इस हवाई पट्टी पर ऊंचाई और इसका LAC के करीब होना इसे रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बनाता है और इसकी मदद से जरूरत पड़ने पर भारत अब अपनी सीमाओं पर पहले से कहीं अधिक तेजी से सैन्य साजो सामान को तैनात करने में सक्षम होगा। दरअसल इस एयरफील्ड के बन जाने से भारतीय वायुसेना को लद्दाख के पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीधी पहुंच मिल जाएगी, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयरफील्ड का उपयोग
सिविल एविएशन के लिए भी हो सकेगा, जिससे इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जो हमारे फॉरवर्ड एरिया में ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनके डिप्लॉयमेंट में, उनके लॉजिस्टिक्स में, उनके इंडक्शन में, डी इंडक्शन में, मेडिकल इवैक्यूएशन में, सब तरीके से काफी फायदा होगा। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रनवे है और मिलिट्री को फायदे के अलावा इस रनवे के कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हानले, लोमा, न्योमा के इलाके में होगा। अगस्त 23 में इसका शिलान्यास हुआ था और अभी नवंबर 24 में हम खड़े हैं, जिसमें रनवे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ और एंसिलरीज भी हैं, जिसको हम कंस्ट्रक्शन जिसका जारी है, जिसका कंस्ट्रक्शन हम अगले साल, अगले वर्किंग सीजन में कंप्लीट करेंगे। थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि यहाँ पर सारा क्लाइमेट अलग है, अपना प्लेन एरिया का अलग होता है थोड़ा सा, और लगभग मेरे को यहाँ पर 5-6 महीने हो गए, स्टार्टिंग से हूँ मैं यहाँ पर, जून के महीने में आ गया था। और चैलेंजिंग तो सर ये थोड़ा सा रिसोर्सेज जो है हमें प्लेन से मंगाने पड़ता है, अपना मटेरियल, रो मटेरियल हो गया ये सब, और मैन पावर की भी मतलब वो ये प्लेन से आते हैं सारे, अपना प्लेन एरिया से। तो ये जो हमारे ये एडवांस बना है, ये जो हमारा लैंडिंग ग्राउंड है, इसका नाम जैसे कि अपना आप मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। इसमें जो हमारा मतलब कार्गो से लेकर हमारा जेट फाइटर, सिविल वाला भी हम इस पे उतार सकते हैं। सितंबर 12, 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और हमने काम शुरू किया था। अब आप देखिए 1 साल भी नहीं हुआ, करीब 13 मंथ्स हुए हैं, हमने अपना ये प्रोजेक्ट रनवे पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड दैट टू आपको मालूम है लद्दाख में 5-6 महीने बिल्कुल काम नहीं होता, तो आप इफेक्टिवली देखोगे तो 7-8 महीने में हमने ये रनवे कंप्लीट किया है। रही कठिनाइयों की बात, आप खुद लद्दाख से हो, आपको मालूम है इस एरिया में -30 डिग्री तक जाता है पीक विंटर सीजन में। लास्ट टाइम हमने दिसंबर तक काम किया है, दिसंबर में जब हम काम कर रहे थे तो -15 तक चला गया था, तो यहाँ पे काफी तकलीफ हुई थी। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्राउंड पे जो खड़े होते हैं, जो मेरे लेबर्स है, जो मेरे जूनियर इंजीनियर्स है, जो मेरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, काफी तकलीफ होती है उनको, बट एक जो बोलते हैं एक जो जोश चाहिए होता है, जोश के साथ उन्होंने काम किया और ये रनवे बिल्कुल टाइम से, बल्कि टाइम से पहले हमने रनवे कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ते डीआरडीओ ने गाइडेड पनाखा वेपन सिस्टम की उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परीक्षण प्रोफेशनल स्टाफ क्वालिटेटिव स्क्वायरमेंट PSQR के तहत किए गए हैं, जो कि 3 चरणों में विभिन्न फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुए हैं। गाइडेड पनाखा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की ये प्रिसीजन स्ट्राइक वेरिएंट पूरी तरह से स्वदेशी है। रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को इस कामयाबी के लिए बधाई भी दी। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का मेला जो लगा है दिल्ली में। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं आज से शुरू हुए दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की, और गुड न्यूज टुडे के जरिए आप घर बैठे पूरे मेले की सैर कर सकते हैं। आज से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हो चुका है, 27 नवंबर तक ये पूरा मेला चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चीन सहित कुल 11 देश हिस्सा ले रहे हैं। आम लोगों के लिए ये 19 नवंबर को खोला जाएगा, तब तक के लिए केवल व्यापारियों के लिए ये मेला खुला होगा। वहीं 14 से 18 नवंबर की तारीख जब केवल कारोबारी यहां पर एंट्री कर पाएंगे। इस व्यापार मेले में देश के सभी राज्यों के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं, कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं जिनके पेविलियंस हैं। इस बार मेले का थीम रखा गया है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2047, यानी कि 100 साल जब भारत की आजादी के होंगे उसी को लक्ष्य के तौर पर यहां रखा गया। और सबसे बड़ी और खास बात इस बार ये है कि पूरे मेले में हर जगह आपको स्टार्टअप्स नजर आएंगे। कोशिश यही है कि भारतीय स्टार्टअप्स को ज्यादा से ज्यादा स्पेस दिया जाए ताकि लोग इनकी तकनीक से अच्छी तरीके से वाकिफ हों। हर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से अपना अपना स्टॉल लगा है, इसके अलावा राज्यों के यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2047 के लक्ष्य के साथ आज शुरू हो चुका है। एक 1,07,000 वर्ग मीटर क्षेत्र भारत मंडपम आजकल आबाद है। आज से वहां 43वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आगाज हो गया, जिसमें चीन समेत 11 देश शिरकत कर रहे हैं। पूरे देश से आए 3500 से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं। इनमें कई मंत्रालय के पवेलियन भी मौजूद हैं,
जिसमें सबसे ज्यादा सुर्खियां मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का पवेलियन बटोर रहा है। उसकी वजह वहां क्रिस्टल के तौर पर मौजूद कई तरह के मिनरल्स यानी खनिज है, जिनके बारे में लोगों ने ज्यादा पढ़ा तो है, लेकिन आंखों से शायद ही देखा हो। ट्रेड फेयर में सरकार की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ने भी अपने अपने पवेलियन लगाए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खनन मंत्रालय के पवेलियन पर, और यहाँ पर आप देखिए कई कीमती खनिज जो होते हैं, जो पत्थर इनको आप कह सकते हैं, उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। किस तरह से जो कहते हैं कि भारत खनिज का एक देश है, तो अलग अलग तरीके से कैसे उन खनिज की माइंस की जाती है, उनको निकाला जाता है, फिर उनको अलग अलग इस्तेमाल में लाया जाता है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल डेकोरेशन में होता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल दवाइयों में होता है। इंसानी शरीर के लिए मिनरल्स की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिजों की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम, हड्डियां और यहाँ तक कि एनर्जी लेवल भी दुरुस्त रहता है। हालांकि धरती से निकलने वाले खनिज का इस्तेमाल घरों या दफ्तरों को सजाने के लिए भी होता है। आप जो यहाँ पर जितने भी जो विविध प्रकार के कलरफुल जो पत्थर देख सकते हैं, तो ये सब जो है नेचुरल और नैसर्गिक पत्थर है पूरे, और इनको मिनरल्स और क्रिस्टल्स बोला जाता है। पहली बात तो मैं सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें से जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन बोल के पीस है कि जो वर्ल्ड का है, वर्ल्ड के कलेक्शन है, और आप इसको आपके घर में रखोगे, ऑफिस में रखोगे, आप बस इनको देखते रहोगे, इसमें से दूसरा कोई फायदा नहीं है, आप बस उसको आप मतलब उसका फन उठाओगे। तो ये जो है फ्लोराइट है चाइना से, दूसरा है मैलाकाइट जो कॉपर ओर से निकलता है, तीसरा है लेपिडोलाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिथियम बेरिंग है, आजकल जो बड़े चर्चा में सब कुछ है, जम्मू में इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम जी जी कश्मीर में जो रिजर्व्स मिले हैं, तो ये लेपिडोलाइट जो है इसी से लिथियम एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स है, ये बड़े ज़रूरी है, और सभी लोग सब इंडिया में भी पाए जाते हैं। काफ़ी सारे इसमें से इंडिया में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये क्वार्ट्स वैरायटी है, ये हिमालय में निकलता है, जिसको स्फटिक बोलते हैं, उस टाइप में। यहाँ पर एक सैंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये अहमदनगर जो महाराष्ट्र में आता है, तो वहाँ पर निकला हुआ एक ये वाला सैंपल है। ये मैं इसको बाहर निकाल के आपको बताता हूँ कि ये कितना नाजुक है। ये एक्सट्रीमली फ्रेजाइल है, यस, एकदम नीडल्स के जैसा, सुइयों के जैसा बना हुआ है ये, लेकिन कंप्लीट है। तो इसको जमीन में से बिना टूटे निकालना, ये अपने आप में एक कला है। यूज क्या है इसका सर कोई यूज नहीं, बस कलेक्शनिज्म। और ये आप देखोगे कि ये एक नैसर्गिक चीज है, नेचुरल चीज है, और कुदरती चीज बनी हुई है। ये आप देख के एडमायर करोगे। ट्रेड फेयर में दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेलवे का भी पवेलियन है। भारत में करीब 70,000 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर ट्रेनें लगभग 1,15,000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दौरान करीब 2 करोड़ यात्री इन ट्रेनों से सफर करते हैं। देश के विकास को रफ्तार देने वाली भारतीय रेल वेस्ट बंगाल और सिक्किम को 44 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग से भी जोड़ने का काम कर रही है। ये बहुत मुश्किल एरिया है, बहुत टफ टेरेन है। ये जो इसका लेंथ जो है 44.96 किलोमीटर है टोटल फ्रॉम सेवोक टू रैंगपो, और उसमें अराउंड 38.68 किलोमीटर्स जो है वो टनल्स में है, एंड 2.24 किलोमीटर जो है दैट इज ऑन ब्रिज, और देन रिमेन्स 4.79 किलोमीटर जो है वो ओपन एक्सकेवेशन में, जैसे यहाँ रियांग स्टेशन में हुआ या मेली स्टेशन है हमारा, जो यहाँ सेवोक स्टेशन हुआ, तो वो है। एंड वी हैव 22 ब्रिज, इसमें 22 ब्रिज है जो इसको बीच में टनल्स के बीच में इनको कनेक्ट करेगा, और हमारे यहाँ इसमें एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन भी है। सौभाग्य का प्रतीक माने जाने वाली लाह की चूड़ियां भी झारखंड के पवेलियन पर देखी जा सकती है। वेडिंग सीजन, हरतालिका तीज या आस्था के महापर्व छठ के दौरान सबसे ज्यादा जिसकी मांग होती है। व्यापार मेले की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस की महिला जवान और अधिकारी भी उसके आकर्षण से बच नहीं पाए। इसका नाम है दुल्हन सेट। इसका मार्केट में 1500 रुपए का सेल है, लेकिन हमारे काउंटर में 800 रुपए का है। आधे रेट पे आप बेच रहे हैं। अब आप बोलिएगा क्यों? हमें सरकार मदद करती है, मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग हम हमारे दुख सुख को देखता है,
गांव ट्रेनिंग कराने जाते हैं, हमारी महिलाएं बनाती है। अगर हम इसको 800 में बेचते हैं तो हमारी गरीब महिलाओं को 200 मिलता है, हमको 100 रुपया मिलता है। क्या चाहिए हमको? जनजातीय संस्कृति और फैशन से दुनिया का परिचय कराने वाली ट्राइबल ज्वेलरी के भी कई नए ट्रेंड दिख रहे हैं। 3 महीना पहले से हम तैयारी करते हैं, हमको ट्रेड फेयर जाना है, माल बनाते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं। मतलब साल भर से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि ट्रेड फेयर हमको जाना है। आज से शुरू हुआ ट्रेड फेयर 27 नवंबर तक चलेगा। आम लोगों के लिए 19 नवंबर से एंट्री होगी। वहीं 14 नवंबर से 18 नवंबर तक सिर्फ कारोबार से जुड़े लोगों को ही आने की इजाजत मिलेगी। इस बार ट्रेड फेयर में हर रोज 1 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद है, जिसका थीम विकसित भारत 2047 है। दिल्ली से संवाददाता मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात वाराणसी में होने जा रही देव दीपावली की, जिसको मनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। सनातनी परंपरा के इस प्राचीन उत्सव को करीब से देखने के लिए देसी विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए बेसिक सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए उत्सव को लेकर रौनक और व्यवस्थाओं के बारे में। दीपावली और छठ के त्योहारों के बाद संस्कृति परंपरा के जो पारंपरिक रंग अब बिखरेंगे, उस पर्व का नाम है देव दीपावली। इस उत्सव में हर साल घाटों पर जगमगाती दीयों के साथ मां गंगा की महाआरती और शंखवादन की सांस्कृतिक छटा को देखने के लिए देसी विदेशी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस बार 15 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार जिला प्रशासन और कई समितियां देव दीपावली के आयोजन को लेकर हर साल कुछ नया करती हैं, जिसमें 17 लाख दिए जलाने की तैयारियों से जुड़ी दूसरी व्यवस्थाएं भी इस बार पूरी होने को हैं। ऐसे में घाट और उसके आसपास देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। घाटों पे जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, जिससे कि दर्शनार्थी जो हैं वो नदी पे ना जाएं और कोई डूबने की संभावना ना उत्पन्न हो किसी की। सभी नाविकों के साथ बैठक कर ली गई है। इसमें नाविकों को भी बताया गया है कि जो भी पैसेंजर्स इनकी बोट में बैठेंगे उनको सबको लाइफ जैकेट पहनाई जाए और जो भी रेट निर्धारित किया गया है बोटिंग का वो स्पष्ट रूप से दिखाया जाए कि किस रेट पे है, ताकि कोई भी झगड़े की स्थिति ना उत्पन्न हो। सभी घाटों पे मचान बनाए जा रहे हैं जिस पे पुलिस तैनात रहेगी और जो भी भीड़ है उसकी गतिविधि पे निगरानी रखी जाएगी और सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल किए जा रहे हैं सभी घाटों पे, जिससे कि जितनी भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको नजर में रखा जा सके और तत्काल पुलिस मौके पे पहुंच सके। वहीं इस महा उत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रशासन का पूरा फोकस है। इसलिए एनडीआरएफ, पीएसी और बाढ़ राहत दल की तैनाती के साथ शहर को नो फ्लाइंग जोन में डाला गया है। इसमें एनडीआरएफ, पीएसी, फ्लड कंपनीज और बाढ़ राहत दल कई इसमें आए हैं। पुलिस फोर्स पर्याप्त यहाँ पे मिला है और यहाँ पे भव्य आयोजन कराया जाएगा। क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा और लाखों की भीड़ रहेगी, तो उसमें सिक्योरिटी के दृष्टिगत नो फ्लाइंग जोन का निर्णय लिया गया है। यकीनन बनारस के साथ ही देश में इन दिनों उत्सवी बहार है। हर ओर खुशियों का उल्लास चरम पर है और इस दौरान व्यवस्था और सहूलियत देने की जिम्मेदारी प्रशासनिक मशीनरी पर है। भले ही दीयों की संस्कृति का ऐसा उत्सव पूरे देश में इन दिनों नजर आ रहा है। घाट घाट खुशियों के दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन काशी में देवताओं वाली ये विशेष दिवाली अपनी प्राचीन परंपरा की खुशबू से देश दुनिया को महकाने में सफल हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं जा रही। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।